बच्चों नमस्ते। मैं महेश डी पतंगे आप सभी को 9वीं कक्षा के इस हिंदी विषय के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों हमने पाठ 5 प्रारंभ किए थे, जिसमें भाग 1 हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मौसी एक कहानी है जिसके लेखक है भीष्म सहनी, जिन्होंने एक मानवता और निस्वार्थ सेवा की मनोमूर्ति मौसी के ऊपर एक कहानी उन्होंने लिखी है, जो परोपकारी काम करने वाली महिला रहती है। जो भाग 1 में हमने क्या क्या पढ़ा है, थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन कर आगे ले जाना चाहता हूँ। तो बच्चों पाठ 5 मौसी में हमने भाग 1 में पाठ का आशय देख लिया, क्या उद्देश्य है उस पाठ का। लेखक यानी भीष्म सहनी जी का संपूर्ण परिचय प्राप्त कर चुके हैं। उसके बाद पाठ के कठिन शब्दार्थ की जानकारी ले चुके हैं। पाठ के सारांश में हमने एक 3 पंक्ति को हमने 3 प्यारा को हमने पढ़ा था। तो आज वो 3 प्यारा में क्या क्या था मैं थोड़ा बताकर फिर आगे पेज नंबर 32 पर चौथा प्यारा बोलने जा रहा हूँ। आप अपने अपने टेक्स्ट बुक निकालिए, फिर मेरे साथ उसको देखेंगे तो आपको पढ़ने और लिखने में आसानी होगी। तो बच्चों मौसी उस औरत को मौसी कहा जाता था। उस औरत को सभी बच्चे बूढ़े सभी लोग उसे मौसी बोलकर बुलाया करते थे और सभी को मुसीबत के समय साथ देने वाली महिला थी और सभी के सुख दुख में वो काम आने वाली महिला थी, सेवा की मूर्ति थी। प्रतिदिन दोपहर होते होते स्कूल के फाटक के पास पहुंच जाती थी। घंटी बजते ही बच्चे सभी अपने अपने बस्ते लेकर उस मौसी के कंधे पर डाल देते थे और घर चले आते थे। दोपहर ढलने पर मौसी नीम के पेड़ के तले जा पहुंचती, जहां सभी बच्चे उसे खेलते रहते थे। मौसी उन बच्चों को कहानियां सुनाना, चुटकुले सुनाना, काठ के घोड़े की कहानी सुनाना, तोता तोती की कहानी सुनाना, इसके अलावा विरोचित व्यक्तियों की कहानी सुनाया करती थी। यहाँ तक हमने इस पाठ को पढ़ा था। अब बच्चों हम पेज नंबर 32 पर प्यारा नंबर 4 पर हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो वहां पर क्या क्या कहते हैं। मौसी बच्चों को खिलाने के लिए अपने पास चने, टिकिया, मूंगफली आदि कुछ न कुछ रखती थी। वह बच्चों से अपने बेटी बेटियों जैसा प्यार करती थी। मौसी बच्चों को उस नीम के पेड़ के नीचे ले जाकर कहानी सुनाना करती थी और खेलते थे, और उसी बीच में बच्चों को खिलाने के लिए, खाने के लिए कुछ न कुछ अपने पास रखती थी। जैसे क्या क्या रखती थी? चने, कड़ले क्या बोलते ना, चने, टिकिया, टिकिया यानी शेंगा की चक्की बोलते, चक्की यानी टिकिया बोलते उसे, चिक्की बोलते ना, शेंगा की चिक्की रहती है उसे टिकिया कहते। और मूंगफली, काईवीजा आदि कुछ न कुछ रखती थी। बच्चों को खाने को भी दिया करती थी। आपको प्रश्न पूछेगा बच्चों, मौसी बच्चों को खाने में क्या क्या देती थी, क्या क्या देती थी, तो आपको उत्तर लिखने आना चाहिए। मौसी बच्चों को कुछ न कुछ खिलाने के लिए देती थी, जैसे चने, टिकिया, मूंगफली आदि कुछ न कुछ बच्चों को खिलाया करती थी। और उन बच्चों को अपने बेटी बेटियों जैसा प्यार देती थी। जो खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी उन बच्चों को बेटा बेटी जैसा प्यार, अपने परिवार जैसा प्यार देने का काम मौसी करती थी। आगे देखो बच्चों, एक दिन जब स्कूल की घंटी हुई, बच्चे ने बस्ते उठाकर बाहर निकले तो मौसी फाटक पर नहीं मिली। तो ऐसे ही एक दिन बच्चे रोज, मौसी का रोज कार्य था कि उस फाटक पर आकर ठहरना, बच्चों के बस्ते लेना, फिर बच्चों को घर छोड़ना, फिर वो नीम के पेड़ के नीचे खेलना, कहानी सुनना, रोज का कार्य था। तो एक दिन ऐसे ही बच्चे, स्कूल की घंटी बजती है, अपने अपने बस्ते लेकर बच्चे बाहर निकलते हैं। निकलने के बाद देखते कि उन्हें मौसी फाटक पर नहीं दिखाई दी। रोज दिखाई देती थी, आज मौसी उस फाटक पर, स्कूल के फाटक पर नहीं दिखाई दी। शाम को बच्चे खेलने के लिए निकले तो मौसी पेड़ के नीचे भी नहीं थी। किसी को भी मालूम नहीं था मौसी कहाँ गई। अचानक एक दिन स्कूल में बच्चों के बस्ते लेने के लिए भी मौसी नहीं आई, फाटक के पास नहीं आई स्कूल के। फिर बच्चे घर जाकर शाम को नीम के पेड़ के नीचे आकर देखते हैं, मौसी वहां भी नहीं है। किसी को भी पता नहीं कि मौसी कहाँ चली गई है, किसी को भी उसका कारण या पता किसी को भी मालूम नहीं था। बच्चे परेशान हो जाते हैं। देखो बच्चों आगे, कई दिन बीत गए पर मौसी का कुछ पता नहीं चला। उसके बिना सारा मोहल्ला सुना सुना लगता था। कई दिन बीत गए, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, ऐसे 10-12 दिन बीत गए। मौसी स्कूल पर भी नहीं आना।
नीम के पेड़ के भी नीचे नहीं है ना। ऐसे कई दिन बीत गए, कई दिन बीत गए पर मौसी का कुछ पता नहीं चला। ऐसे कई दिन बीत गए, मौसी का कुछ भी पता एड्रेस नहीं मिला बच्चों को। उसके बिना सारा मोहल्ला सुना सुना लगता था। मौसी के बिना सारा मोहल्ला, मोहल्ला यानी एक नगर का छोटा सा भाग, एक छोटा सा कस्बा, उसे हम क्या कहते हैं? मोहल्ला कहते हैं। गली बोलते ना सामान्य रूप में, गली। तो कैसा लग रहा था? सुना सुना लग रहा था। गली क्या हो रही थी? सुना सुना नहीं, खाली खाली लग रहा था। जब घर में बहुत से बच्चे शरारत करते हैं तो कहीं चला जाते हैं, चले जाने के बाद घर कैसा लगता है? सुना सुना खाली खाली लगता है ना। वैसे मौसी चले जाने के बाद वो पूरा मोहल्ला, उन बच्चों का मोहल्ला कैसे लगने लगा? खाली खाली, सुना सुना लगने लगा। एक दिन बच्चे मौसी की खोज में घूम रहे थे, तभी एक मकान के अंदर से ऊंची ऊंची आवाजें सुनाई दी। बच्चे एक दिन, अब मौसी को इतने दिन हुआ स्कूल पर नहीं आ रही, नीम के पेड़ के नीचे नहीं आ रही, उसका कोई पता नहीं, तो बच्चे ग्रुप बनाकर स्कूल छूटने के बाद मौसी को ढूंढने का काम करते हैं। आज एक एरिया में गए, कल एक एरिया में गए, ऐसे गली के हर एक एरिया में घूमने रहे कि कहीं हमें मौसी मिल जाए। तो बच्चे एक दिन घूमते घूमते एक मोहल्ले में जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है देखो। एक दिन बच्चे मौसी की खोज में घूम रहे थे, तभी एक मकान के अंदर से ऊंची ऊंची आवाजें सुनाई दी। तो बच्चों को एक दिन मोहल्ले में घूम रहे थे, तभी एक मकान में से ऊंची ऊंची आवाजें सुनाई देती है। किन्हें? उन बच्चों को। तो आगे बच्चे क्या करते देखो। क्या आवाजें सुनाई दे रही थी बच्चों को वहां पर? देखेंगे वहां पर क्या आवाजें सुनाई दे रही थी। हमने ठेका तो नहीं ले रखा है मौसी, 20 दिन से तुम यहाँ हो, अब तुम किसी दूसरे के घर चली जाओ। तो बच्चे अचानक गली गली घूम रहे थे मौसी को ढूंढते हुए, तो मौसी का पता नहीं चल रहा था। तो बच्चे ढूंढते ढूंढते एक मकान के पास गए, वहां पर मकान पर ऊंची ऊंची आवाजें सुनाई दे रही थी। ऊंची ऊंची नहीं, उस मकान के अंदर से आवाजें तेजी से बाहर आ रहे थे। तो बच्चे वहां पर रुक गए, किसके बात हो रही है, किसकी आवाज आ रही है बोलकर। क्या होता है वहां पर? वो मकान के अंदर से क्या आवाज आ रही थी? हमने ठेका तो नहीं ले रखा है मौसी, 20 दिन से तुम यहाँ हो, अब तुम किसी दूसरे के घर चली जाओ। वो बोल रहे, उस घर में से आवाज आ रही है, मौसी हम 20 दिन से तुम्हें यहाँ रख लेकर बैठे हैं, क्या हमने तुम्हें रखने का ठेका लिया है? ठेका नहीं, रहने की जगह। ठेका किसे कहते हैं? रहने की जगह। हमने तुम्हारा ठेका ले रखा है, 20 दिन से हमारे घर में हो, अब तुम कोई दूसरा और घर देख लो, अब से अब आपको रख लेना नहीं होता, बोलकर ऊंची ऊंची आवाजें सुनाई दे रही थी। मौसी का नाम सुनकर बच्चे ठिठक कर खड़े हो गए। मौसी बोलकर जो आवाज बाहर आती है, तो नाम सुनकर बच्चे ठिठक कर नहीं, सहसा वहीं रुक जाना। अब हम कुछ लेना होता तो वहीं रुक जाते, आगे नहीं जाते ना, वैसा एक ही जगह पर खड़े होना है। ठिठक कर खड़े हो गए मौसी नाम सुनकर। मौसी का नाम सुनकर बच्चे ठिठक कर खड़े हो गए। बंद दरवाजे के दरार में से झांक कर देखा तो मौसी एक खाट पर लेटी थी। तो उस रोड से जा रहे आवाज सुनाई देने के बाद बच्चे ठिठक कर वहीं खड़े जाते हैं। खड़े रहने के बाद देखते हैं कि उस मकान में से, मौसी तुम 20 दिन से यही हो, हमने तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा है, तुम और कोई दूसरा घर देख लो, बोलकर आवाज सुनते बच्चे वहीं ठहर जाते हैं। और मौसी का नाम सुनकर बच्चे वहीं ठिठक कर खड़े होने के बाद बंद दरवाजे के अंदर दरार रहती है ना, छोटे छोटे लकड़ी का दरवाजा रहता है, तो कहीं उसमें से थोड़ी सी दरार होगी, तो उस दरार यानी सुराख, उस लकड़ी के दरवाजे के सुराख में से बच्चे झांक कर देखते कि कौन है अंदर। बंद दरवाजे के दरार में से झांक कर देखा तो मौसी एक खाट पर लेटी हुई थी। उस मकान के अंदर दरवाजा बंद रहता है, छोटा सा सुराख, दरवाजे में दरार गिरा हुआ रहता है। उस सुराख में से झांक कर देखते हैं कि मौसी एक खाट पर, खाट यानी चारपाई, एक पलंग के जैसा रहता है, वो रस्सी से बुना हुआ रहता है, उसे खाट कहते हैं, उसे चारपाई भी कहते हैं, खाट भी कहते हैं। उस खाट पर मौसी लेटी हुई थी। उसके बाल उलझे हुए और चेहरा सूखा हुआ था। बाल उलझे हुए यानी बाल बिखरे हुए थे। सामान्य तौर पर बाल सिस्टमेटिक रहते हैं, तो उस समय मौसी के बाल इधर उधर बिखरे हुए थे। चेहरा सूखा हुआ था। जब हम बीमार गिरते हैं या खाना नहीं खाते तो चेहरा सूख जाता है, चेहरे पर रौनक नहीं रहती, तो चेहरा सूख गया था, उदास हो गया था। मौसी को ऐसी स्थिति में देखकर बच्चों को बहुत गुस्सा हो आया। गुस्सा
बहुत दुख हुआ और गुस्सा आया। प्रश्न है आपको बच्चों, बच्चों को गुस्सा क्यों आया? तो आप इसका उत्तर लिखने आना चाहिए कि उस हालत को देखकर बच्चों को गुस्सा आता है। मौसी की उस हालत को देखकर गुस्सा आता है। दुखी थी, बीमार थी, चेहरा सूखा हुआ था, बाल उलझे हुए थे। मौसी दुखी दिख रही थी। चारपाई पर, खाट पर मौसी लेटी हुई थी। ये हालत देखकर बच्चों को गुस्सा आ जाता है। दूसरे दिन आगे देखो बच्चों, दूसरे दिन बच्चे हॉकी मैच खेलकर लौट रहे थे। वे रास्ते में पुल के पास मौसी बैठी नजर आई। तो बच्चे एक दिन हॉकी का मैच खेलकर वापस लौट रहे थे। तो बच्चों को एक मौसी पुल के पास यानी ब्रिज के पास, सेतु के पास मौसी बैठी दिखाई देती है। मौसी बैठी दिखाई देती है। यहाँ पर देखेंगे अब बच्चों, अब यहाँ पर हम आगे देखेंगे कि दूसरे दिन जब बच्चे हॉकी मैच खेलकर लौट रहे थे, रास्ते में पुल के पास मौसी बैठी नजर आई। तो बच्चों को एक दिन पुल के पास, बच्चे हॉकी का मैच खेलकर वापस आ रहे थे घर को, तो रास्ते में एक पुल के पास, ब्रिज के पास मौसी बैठी नजर आई। उसके पास एक छोटी सी गठरी और लाठी थी। मौसी को देखकर सबने उसे घेर कर प्रश्न पूछने लगे। चित्र दिया है, देखो बच्चों, पेज नंबर 33 पर चित्र दिया है कि मौसी बैठी है। मौसी के बाजू में गठरी का मतलब है पोटली, कपड़े से बनी पोटली, और एक लाठी लेकर मौसी बैठी है। एक लाठी और एक पोटली लेकर, पोटली गठरी जो उसका सामान, लगेज, बैग बोल सकते हो उसे आप, उसको लेकर, और एक हाथ में एक लाठी लेकर मौसी उस पुल के पास बैठी है। बच्चे उस दिन हॉकी का मैच खेलकर वापस आ रहे तो मौसी उन्हें पुल के पास नजर आती है। पेज नंबर 33 पर चित्र में दिया है, देखो बच्चों। सभी बच्चे उसे घेर लेते हैं, घेर लेकर प्रश्न पूछने लगते हैं। एक एक कर एक एक प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या प्रश्न पूछ रहे हैं देखो। तो इतने दिन से कहाँ थी मौसी, यहाँ क्यों बैठी हो? एक ने पूछा। प्रश्न पूछ रहे, सभी मौसी को देखते हैं, देखकर परेशान होते हैं। हम भी हमारे घर में से दादा दादी की थोड़े दिन के लिए अगर चले जाते हैं तो हमारा घर भी सुना सुना लगने लगता है। तो जब वो शहर से वापस आते हैं तो हम पूछते हैं, इतने दिन कहाँ गए थे, कैसे गए थे, हमें छोड़कर गए थे, हमें कहानी सुनाने वाला कोई नहीं था, ऐसी बातें होते हैं। तो वैसे ही उस मौसी को देखकर बच्चे प्रश्न पर प्रश्न पूछने लगे। तो इतने दिनों से कहाँ थी मौसी, यहाँ क्यों बैठी हो? एक ने पूछा। मौसी क्या जवाब देती देखो, मैं यहाँ से जा रही हूँ बेटा, कहते हुए मौसी की आंखें भर आई। मौसी बोल रही है, उन बच्चे के प्रश्नों को उत्तर दे रही है, चारों ओर से घेरे है, तो पूछ रहे, तू इतने दिन से कहाँ थी मौसी, तू यहाँ क्या कर रही है बैठकर? तो उसने उत्तर दिया, मौसी मैं यहाँ से जा रही हूँ बेटा अपने गाँव, यहाँ से जा रही हूँ। बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, मौसी रोने लगी है। तो तू बीमार है, और एक प्रश्न पूछता, और एक लड़का प्रश्न पूछता है, तो तू बीमार थी मौसी, तबीयत कैसी है? बलदेव ने पूछा। बलदेव नाम का लड़का प्रश्न पूछता है मौसी से, तो तू बीमार थी मौसी, तबीयत कैसी है? बलदेव ने पूछा। मौसी उत्तर देती है, बेटा मैं ठीक हो गई हूँ, अपने गांव जा रही हूँ। मैं ठीक हो गई हूँ, मैं अपने गांव जा रही हूँ, अपने गांव जा रही हूँ बोलकर मौसी रोते हुए उन बच्चों को एक एक को उत्तर दे रही है। मौसी की आंखों में आंसू छलक उठे। मौसी गांव जा रही है बोलकर सुनने का बच्चे बोलते हैं, हम तुझे कहीं जाने नहीं देंगे मौसी, सबने एक स्वर में कहा। मौसी गांव जाने की बात सुनकर सभी बच्चे घेर कर बोलते हैं, मौसी हम तुझे कहीं जाने नहीं देंगे, तो यही रहेगी हमारे पास बोलकर सभी बच्चे एक स्वर में मिलकर आवाज करते हैं। मौसी की आंखों में आंसू छलक उठे। मौसी की आंखों में उन बच्चों का प्यार देखकर, ना ही वो रिश्ते में लगते हैं, ना खून का संबंध है, फिर भी वो बच्चों का प्यार देखकर मौसी की आंखों में आंसू छलक आते हैं, मौसी रोने लगती है, दुखी होने लगती है। आगे देखो बच्चों, दुकान के सामने एक खाट बिछी थी। दो तीन लड़के भागकर खाट उठा ले आए। अब बच्चे मौसी को जबरन उठा कर ले जा रहे, नीम के पेड़ के नीचे ले जाकर उसकी सेवा कैसे करते हैं? आपको प्रश्न है, बच्चे मौसी की सेवा किस प्रकार से करते हैं? तो ध्यान देकर सुनिए, ये उत्तर आपको लिखने आना चाहिए। दुकान के सामने एक खाट बिछी थी। खाट का मतलब मालूम होगा ना, चारपाई, जो बैठने का छोटा सा पलंग रहता है, चारपाई थी।
2-3 लड़के भागकर खाट उठा ले आए। वो 4-5 बच्चों में से 2-3 लड़के भागकर उस दुकान के सामने खाट पड़ी हुई रहती है, उस खाट को उठाकर ले आए। उस पर मौसी को जबरदस्ती बैठाया गया, बैठा दिया। खाट को सीधे नीम के पेड़ के नीचे ले आए। मौसी गांव जाने के लिए तैयार थी, तो उसको रोककर उस दुकान के पास चारपाई थे, चारपाई उठाकर लाकर उस पर मौसी को जबरदस्ती से जोर जबरदस्ती कर कर उस पर बिठा देते और बच्चे उस खाट को उठाकर कहाँ लेकर आते? नीम के पेड़ के नीचे, जहाँ रोज बच्चे खेला करते थे, जहाँ रोज मौसी उन्हें कहानी सुनाया करती थी, जहाँ रोज बच्चों को मौसी कुछ न कुछ खाने को देती थी, उस नीम के पेड़ के नीचे उस मौसी को खाट पर बच्चे उठाकर जबरदस्ती लाते हैं। आगे देखो कौन कौन क्या लाता है। एक एक अपने घर से चीजें लेकर आते हैं, लाकर मौसी की कैसी सेवा करते हैं देखेंगे। एक एक कर चीजें उठाकर लाते हैं। कन्हैया भागकर अपने घर से दरी और तकिया लाए। दरी का मतलब होता है बच्चों चादर। अब हम उस पलंग को बिछाते हैं ना कुछ, या चटाई बोलो या कुछ जमकाना बोलो या चादर बिछा कर सोते हैं ना, उसे दरी कहा जाता है। बिछाने की वस्तु दरी। तकिया यानी सिरहाने लेने के लिए तेलुगु में बोलते हैं ना, तेलुगु में दरी और बिछ तकिया लेकर कौन लेकर आता है? कन्हैया नामक लड़का भागकर अपने घर से दरी और तकिया लेकर आया। उषा थाली में 2 रोटी लाई। उषा नामक लड़की, कन्हैया नामक लड़का क्या लेकर आया? दरी और तकिया लेकर आया अपने घर से। उषा नामक लड़के घर से 2 रोटियां लाई। थाली में क्या लाती? 2 रोटियां, मौसी को खाने के लिए 2 रोटियां लाई। योगराज नामक लड़का, योगराज एक कटोरी में दूध लाया। कटोरी नहीं, ग्लास। कटोरी का मतलब एक ग्लास, ग्लास रहता है ना पानी पीने का। तो योगराज नामक लड़का घर से भागकर 1 गिलास दूध लेकर आता है। उषा रोटी लेकर आती है। कन्हैया तकिया और बिछौना लेकर आता है। गोपाल घर से लैंप यानी चिराग, लैंप का मतलब बैटरी हो सकता है या रोशनी के लिए कोई लैंप या चिराग हो सकता है। लैंप का यानी अंधेरा होने आता है, तो अंधेरे से बचने के लिए, रोशनी करने, प्रकाश करने के लिए टॉर्च या कोई लैंप जैसा या कोई कंदील जैसा लेकर कौन आता है? गोपाल अपने घर से लैंप उठा लाया। मुन्नी पीने के लिए पानी लाई। अब देखो एक एक कर सभी बच्चे अपनी मौसी की सेवा कर रहे, ना वो कोई रिश्ते में है ना ही खून का संबंध है, फिर भी इंसानियत के नाते एक बड़े बुजुर्गों की सेवा वो बच्चे कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं ये हमें देखना चाहिए। प्रश्न है आपको, मौसी की सेवा बच्चे कैसे करते? तो ये सभी आपको लिखने आना चाहिए। कन्हैया भागकर दरी बिछौना लाता है। उषा भागकर 2 रोटियां लाती है। योगराज घर से 1 कटोरी दूध लेकर आता है। गोपाल घर से लैंप या बैटरी लेकर आता है। मुन्नी मौसी को पीने के लिए पानी लेकर आती है। बलदेव के पिता, आगे देखो बच्चों, बलदेव के पिता डॉक्टर थे। वह अपने पिता को क्लिनिक से खींच लाया। मौसी बीमार है, आप जल्दी चलकर देखिए। बलदेव नामक लड़का रहता है, उसके पिता क्या रहते हैं? डॉक्टर रहते हैं। तो उनके क्लिनिक यानी दवाखाने पर जाकर जबरदस्ती से उनके पिता को बुलाकर आता है बलदेव, पप्पा चलिए मौसी बीमार है, चलकर आपको उन्हें पहले देखना चाहिए बोलकर जबरदस्ती कर उसके पिता डॉक्टर रहने की वजह से दवाखाने से खींचकर उसे वहां पर लेकर आते हैं। कौन? बलदेव। तो सभी इस प्रकार से मौसी की सेवा करते हैं। तो ये सब आपको उत्तर में लिखने आना चाहिए। बच्चे सोचने लगे कि मौसी को कहाँ ठहराया जाए। अब आगे ये तो हो गया, मौसी को खाट पर नीम के पेड़ के नीचे लाया गया, उसको खाना दिया गया और उसको डॉक्टर को लाकर बताया गया, बताया गया, सबकी इलाज हो गया। अब मौसी कहाँ रहेगी ये प्रश्न उठा। अब मौसी का रहने का कोई ठिकाना नहीं है। मौसी ठिकाना नहीं है बोलकर तो गाँव जा रही थी, मौसी को गाँव जाने नहीं देना है, तो यही रख लेना है हमारे पास, तो कहाँ रखेंगे प्रश्न उठा। बच्चे सोचने लगे कि मौसी को कहाँ ठहराया जाए। उन्होंने निर्णय लिया कि वे बारी बारी से अपने घर में रहेगी। बच्चे सोचने लगे अब मौसी कहाँ रहेगी, तो बच्चों ने एक हल निकाला। सोचा कि हम बारी बारी, अगर हम 8-10 बच्चे हैं तो बारी बारी मौसी हमारे घर में रहेगी। 1 महीना तेरे घर में, 1 महीना तेरे घर में, या 8 दिन 15 दिन तेरे घर में, 15 दिन में, ऐसा बच्चों ने सोच लिया बारी बारी हम सबके घरों में मौसी हमारे पास ही रहेगी, अपने घर में रहेगी। बाद में उन्होंने हेडमास्टर जी से विनती की कि मौसी को स्कूल में
रहने के लिए दिया जाए। मौसी को क्या कहा बच्चों ने, बच्चे सोचने लगे कि मौसी को कहाँ ठहराया जाए। उन्होंने निर्णय लिया कि वे बारी बारी उसे अपने घर में रखेंगे। बाद में उन्होंने हेडमास्टर जी से विनती की कि मौसी को स्कूल में काम दिया जाए। तो मौसी को रहने के लिए जगह बना दी गई और हेडमास्टर, उन जो बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल के हेडमास्टर यानी एचएम प्रिंसिपल को विनती यानी गुजारिश की गई, आग्रह किया गया है कि हमारे पास एक मौसी है, उसे आप स्कूल में रहने के लिए जगह देंगे और उसको काम भी देंगे बोलकर ऐसी विनती बच्चे अपने स्कूल के हेडमास्टर से करते हैं। हेडमास्टर से विनती की कि मौसी को स्कूल में काम दिया जाए। हेडमास्टर जी ने मान लिया और मौसी को रहने के लिए स्कूल में एक कोठरी भी दे दी। उन बच्चों के समस्या का हल निकला। वो हेडमास्टर जी से विनती करते हैं कि ऐसे हमारे एक मौसी है, उसे रहने के लिए और काम दिया जाए। तो हेडमास्टर उन बच्चों की बात को मान लेते हैं और स्कूल में मौसी को काम दिया जाता है, छोटा मोटा जो भी काम है काम दिया जाता है। इसके साथ साथ मौसी को रहने के लिए एक छोटी सी कोठरी, कोठरी का मतलब छोटा सा रूम, एक कमरा मौसी को दिया जाता है। आगे देखो बच्चों, मौसी फिर से स्कूल के आंगन में आने लगी। बच्चे उसे घेरे रहते और वह उन्हें कहानियां सुनाती। कभी कभी लाठी टेकते हुए मोहल्ले का चक्कर काटती। सभी के घरों में उनका कुशल क्षेम पूछती। तो मौसी को नौकरी मिल गई, रहने के लिए जगह मिल गया। तो मौसी सभी को स्कूल के आंगन में मिलने लगी, फिर से पहले जैसे फाटक पर आने लगी, सभी के बस्ते लेने लगी और बच्चे उसे घेरे रहते। वह उन्हें ऊपर के चित्र में दिया है बच्चे कि बलदेव अपने पिता को लाकर डॉक्टर से मौसी की तबीयत को बता रहा है और नीचे चित्र दिए कि मौसी सभी बच्चों को लेकर हंसी खुशी वहां पर चित्र में कहानियां सुना रही है। दो चित्र पेज नंबर 34 पर है, देख लीजिए। मौसी फिर से स्कूल में आने लगी, बच्चों के घर में जाने लगी, उन्हें कहानियां सुनाने लगी। कभी कभी लाठी टेकते टेकते मोहल्ले का चक्कर भी काटती। कभी कभी लाठी टेकते नहीं, उम्र हो चुकी थी, लाठी के सहारे टेकते टेकते मौसी मोहल्ले का चक्कर भी काट लेती थी, मोहल्ले का चक्कर काट लेती थी। सभी घरों में झांक उनका कुशल क्षेम पूछती। सभी घरों में झांक कर कुशल क्षेम यानी हाल चाल, कुशल क्षेम का मतलब हाल चाल या कुशल मंगल भी पूछा करती थी। मौसी उन सबको ये सब पूछती थी, कुशल मंगल, उनके हाल चाल पूछती थी। सांझ ढले अपने कोठरी में चली आती और चैन की सांस लेती। शाम को अपने सभी बच्चों को मिलकर कहानी सुनकर उनका कुशल क्षेम पूछकर वापस सांझ यानी शाम को, रात को अपने कोठरी के पास आ जाती। आकर अपने कोठरी में आकर चैन की सांस लेती यानी आराम से सोने लगती थी, यानी चैन की सांस, यानी खुशी के दिन उसके वापस आ गए। जो दुख आया था उसके जीवन में वो दुख दूर हो चुका, अब खुशी से मौसी बच्चों के साथ रहने लगी। इसी तरह बच्चों के प्रेम और स्नेह भाव से मौसी के जीवन में खुशी के दिन लौट आए। देखो बच्चों, एक बड़े बुजुर्गों का आदर कैसे करना चाहिए, इस कहानी से भीष्म सहनी जी ने लिखी हुई मौसी से हमें सीख मिलती है कि हमारे आसपास परिवार में जहाँ भी बड़े बुजुर्ग हो उनकी जरूरतों को पूरा करना, उनका ध्यान रखना। ऐसे एक सीख देने वाला पाठ मौसी, जहाँ पर एक मौसी को बिना कोई रिश्ता न संबंध तो भी उन बच्चों को प्यार से मौसी कहानी सुनाने का काम या उनके सुख दुख में साथ देने का काम करती थी। उस मौसी को कहीं जाने नहीं दिया, बच्चों ने उसे पास बुलाकर अपने घर में रखने का निर्णय लिया, फिर स्कूल में काम लगाया। फिर मौसी फिर से अपने जीवन में वापस आ गई, स्कूल आने लगी, नीम के पेड़ के नीचे कहानियां सुनाने लगी। फिर मौसी वहां पर उन बच्चों के घर जाकर कुशल क्षेम पूछने लगी और शाम को आकर अपने कोठरी में सोने लगी। चैन की नींद उसे आने लगी। मौसी के जीवन के खुशी के दिन वापस लौट आए। इनकी वजह से उन 7-8 बच्चों की मदद से मौसी के जीवन के खुशियां वापस लौट आए। यहाँ पर चित्र में दिया है, बच्चों को लिए घेरे हुए मौसी कहानी सुनाने का काम कर रही है। तो इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है बच्चों, हम भी कभी ऐसे बूढ़े बुजुर्ग मिले उनके बारे में भी हम आदर गौरव रखना चाहिए। तो आज का प्रस्तुत युग ही ऐसा हो गया है कि हम बड़े बुजुर्गों का आदर नहीं करते, लेकिन हमें आदर करना चाहिए। हमें अपने माँ बाप के, दादा दादी के, माता पिता के सभी का आदर करना चाहिए। बच्चों, एक माँ
9 बच्चों को पैदा कर कर, उन्हें पालन पोषण कर कर, बड़ा कर कर, 9 महीने अपने गर्भ में रखकर, अपने पेट में रखकर, उन्हें पालन पोषण कर कर बड़े बड़े आदमी बनाती है। 9 बच्चों को पालन पोषण कर कर अच्छे अच्छे जीवन का राह दिखाती है। लेकिन वही 9 बच्चे बड़े होकर एक बूढ़ी माँ को संभालने के लिए तैयार नहीं रहते। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में ऐसे हम बहुत से घटनाएं देखते हैं कि माँ बाप अपने बूढ़े माँ बाप को सही तरीके से देखभाल नहीं करते। वो हमें जीवन देते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि उनके जीवन के अंत तक हमें उनकी मदद करनी चाहिए। वो हमें हमसे प्यार मांगते हैं तो हमें उनको देखभाल करनी चाहिए। तो ये एक सीख, ये पाठ हमें देता है कि बड़े बुजुर्गों का हमें कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए, निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए और इंसानियत की मनोभावना रखनी चाहिए। इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है। अब बच्चों हम 1 अंक के प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे, 1 अंक के प्रश्नों को यहाँ पर चर्चा करेंगे हम। तो पहला प्रश्न है बच्चों 1 अंक का, मौसी के जैसा प्यारी कौन थी? क्षमा कीजिए, माँ के जैसे प्यारी कौन थी? तो माँ के जैसे प्यारी मौसी थी, ये उत्तर आना चाहिए। प्रश्न 2 है, मौसी सभी को किस समय साथ देती थी? प्रश्न है बच्चों दूसरा, मौसी सभी को किस समय साथ देती थी? तो मौसी सभी को सुख दुख के समय में साथ देती थी या सहायता करती थी बोलकर उत्तर आना चाहिए। तो प्रश्न 3 है, दोपहर होने पर मौसी कहाँ पहुंच जाती थी? दोपहर होने पर मौसी कहाँ पहुंच जाती थी? दोपहर होने पर मौसी स्कूल के फाटक पर पहुंच जाया करती थी। दोपहर होने पर मौसी स्कूल के फाटक पर पहुंच जाया करती थी, उत्तर आना चाहिए। प्रश्न 4 है, मौसी बच्चों को क्या क्या खिलाती थी? मौसी बच्चों को क्या क्या खिलाती थी, उसका उत्तर आना चाहिए। मौसी बच्चों को खिलाने के लिए अपने पास चने, टिकिया, मूंगफलियां आदि कुछ न कुछ रखती थी, ये उत्तर आना चाहिए। 5वां प्रश्न है बच्चों, मौसी के बिना सारा मोहल्ला कैसे लगता था? मौसी के बिना सारा मोहल्ला कैसे लगता था? तो उत्तर है बच्चों, मौसी के बिना सारा मोहल्ला सुना सुना लगता था। मौसी के बिना सारा मोहल्ला सुना सुना लगता था। 6वां प्रश्न है, लड़के भागकर क्या उठा लाए? लड़के भागकर क्या उठा लाए? तो उत्तर है उसका, लड़के भागकर खाट उठा लेकर आते हैं। लड़के भागकर खाट उठाकर लेकर आते हैं। 7वां प्रश्न है बच्चों, बच्चों ने हेडमास्टर से क्या विनती की? बच्चों ने हेडमास्टर से क्या विनती की? तो उत्तर है, बच्चों ने हेडमास्टर से विनती की कि मौसी को स्कूल में काम दिया जाए। बच्चों ने हेडमास्टर से विनती की कि मौसी को स्कूल में काम दिया जाए। 8वां प्रश्न है बच्चों, मौसी के जीवन में कैसे दिन लौट आए? मौसी के जीवन में कैसे दिन लौट आए? तो मौसी के जीवन में खुशी के दिन लौट आए। मौसी के जीवन में खुशी के दिन लौट आए। ये 1 अंक के प्रश्नों के बारे में मैंने चर्चा की है। तो आपको आशा करता हूं कि ये पाठ आपको समझ में आया होगा कि भाग 1 और भाग 2 में हमने क्या क्या पढ़ा, मौसी के स्नेह को किस तरह से बच्चों को प्रभावित करता है। और ये मौसी एक कहानी जिसे लिखने वाले भीष्म साहनी, जिनके कहानियां दर्द भरे इंसानियत के चित्रण, मनोभाव को चित्रित करने वाली कहानी है। आशा करता हूं कि यह पाठ आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट या कुछ प्रश्न है तो मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं। अगली कक्षा में हम फिर उपस्थित होंगे। अगली कक्षा में आपको पेज नंबर 17 और 18 पर कारक दिया है, भाषा ज्ञान दिया है। बच्चों आपको टोटल भाषा ज्ञान 10 टॉपिक है, यानी ग्रामर। भाषा ज्ञान का मतलब व्याकरण। भाषा ज्ञान का मतलब क्या है, जैसे 8th क्लास में आपको 9 या 8 कुछ भाषा ज्ञान थे, उसी प्रकार 10th में भी आपको 10 भाषा ज्ञान है, जो शॉर्ट में आपको भाषा ज्ञान पढ़ाया जाता है। तो जिसमें सबसे पहला भाषा ज्ञान आपको है कारक। तो मैं अगली कक्षा में आपको कारक पर, व्याकरण के ऊपर कक्षा लूंगा। आशा करूंगा कि आपको ये समझ में आएगा। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्ते।